पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और जैसा कि आप भाई बहन देख रहे हैं, आज की इस कक्षा में हम आलोचना की चर्चा करने वाले हैं। देखिए बेटा, आलोचना का जो टॉपिक है वो अपने आप में बड़ा ही नीरस सा टॉपिक माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे उन्होंने कहा ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्सा वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। तो ये माना जाता है कि निबंध जो है, गद्य में भी निबंध कवियों की कसौटी है। लेकिन मुझे तो लगता है कि निबंध की बजाय आलोचना ही सबसे ज्यादा कसौटी है, क्योंकि निबंध तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है। जैसे जो ललित निबंधकार हैं, जैसे विद्यानिवास मिश्र जी हो गए, या कुबेर नाथ राय जी हो गए, या जो थोड़ा सा व्यंग्यकार निबंधकार हैं जैसे हरिशंकर परसाई जी हो गए, शरद जोशी जी हो गए, फिर भी इनके निबंधों को पढ़ने में आपको आनंद आता है थोड़ा सा। लेकिन अगर हम बात करें आलोचना की, तो आलोचना तो बहुत ही नीरस सी लगती है। लेकिन भाई देखिए, चूंकि पैटर्न है, सब्जेक्ट है, सिलेबस है, और पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर ही सिलेक्शन बनेगा। ठीक है, और आप जानते हैं सिलेक्शन में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो इसलिए चलिए, जो भी हमारे साथी जुड़ गए हैं, जो साथी जुड़ रहे हैं, सभी साथियों का एक बार फिर से जोरदार जो है स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस कक्षा में। और हम लोग शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को आलोचना से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। कह रहे हैं निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। हालावाद और बच्चन, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, ज्योति विहंग, छायावाद का पतन। ये क्वेश्चन, ये छायावाद का पतन जो रचना है, ये अकेले भी बहुत पूछी जाती है बेटा, सिंगल भी, अकेले भी बहुत पूछी जाती है। शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर जो है डॉक्टर दशरथ राज। तो ये जो छायावाद का पतन मैंने बताया बेटा, ये रचना अकेले भी बहुत पूछी जाती है। और मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है कि छायावाद का पतन जो रचना है बाबू, ये छायावाद का पतन रचना जो है, ये डॉक्टर देवराज की है। एक मिनट, चलिए। छायावाद का पतन जो रचना है, ये है डॉक्टर देवराज की रचना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा डी में 3 सही है। अब जरा सा देख लें। अच्छा, डी में 3 दो जगह है, तो हमारा ये कट गया और ये कट गया। ठीक है बाबू। अब हम देख लेते हैं हालावाद और बच्चन, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना और ज्योति विहंग। चलो बताना बेटा। मैं देख रहा हूं कुछ साथियों का जो है 2 नंबर का उत्तर आ रहा है, और बिल्कुल सही है 2 नंबर का। बिल्कुल, जो साथी 2 नंबर का उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, हमारा जो है हालावाद और बच्चन जो है, ये डॉक्टर दशरथ राज जी की रचना है। ठीक है, ए में 4 है, ठीक, बी में 2 है। बी का मतलब ये है, ये आपका ये हो गया, ज्योति विहंग डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी की रचना है, और छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज। तो बेटा, ये रचनाओं को आप जरूर ध्यान में रखना, बड़ी अच्छी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। कह रहे हैं साहित्य का प्रयोजन, साहित्य का प्रयोजन, साहित्य के सरोकार 2 और रीति विज्ञान। देखो, इससे आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये रचना काफी चर्चित है। रीति विज्ञान नाम से जो रचना है, ये रचना काफी हाईलाइट है, काफी चर्चित है। तो कह रहे हैं कि ये किसकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी और प्रकाश चंद्र गुप्त। फटाफट बताना बेटा, किसकी रचनाएं हैं बाबू? वाह, क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया आप लोगों ने बाबू, विद्यानिवास मिश्र। जी हाँ, ये रीति विज्ञान वाला जो रचना है, ये विद्यानिवास मिश्र जी की काफी चर्चित रचना है। और इस रचना से हम फटाफट पकड़ लेते हैं विद्यानिवास मिश्र जी को। देखिए, वैसे अगर हम विद्यानिवास मिश्र जी की बात करें, तो ये जो बेसिकली हैं बेटा, एक निबंधकार के रूप में ज्यादा चर्चित हैं। विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं, एक निबंधकार के रूप में ज्यादा चर्चित हैं। और निबंधकार में भी ये जो है ललित निबंधकार, किस रूप में ज्यादा चर्चित हैं? ललित निबंधकार के रूप में ज्यादा चर्चित हैं। अगर हम इनके कुछ निबंध रचनाओं की बात करें बेटा, तो देखिए, जो ज्यादा आपसे पूछी जाती हैं, तो उसमें है चितवन की छाह,
ठीक है बाबू। चितवन की छां, कदम की फूली डाल, चितवन की छां, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, आंगन का पंछी और आंगन का पंछी और बंजारा मन, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, चलिए। तमाल के झरोखे से, ये एक इनकी ये भी बहुत चर्चित रचना है। तमाल के झरोखे से, उसके बाद है बेटा लागो रंग हरी, लागो रंग हरी। फिर हमने एक और भी पढ़ा था, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। ठीक है, चलिए। शेफाली झर रही है, शेफाली झर रही है। ये सारे जो हैं बेटा विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं और इन्हें जरूर याद में रखना बेटा, अच्छे निबंध हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कह रहे हैं जो नई कविता निम्न वर्ग के जीवन संघर्ष को यथार्थ के धरातल पर व्यक्त करती आई, उसके केंद्र में मुक्ति बोध है, अज्ञेय नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्टेटमेंट है बाबू, कि ये कह रहे हैं कि जो नई कविता, एक्चुअली देखिए मैं सही बताऊं, यहां इन्होंने ये कहा है कि नई कविता का जनक, चाहे हम प्रयोगवाद की बात करें बेटा, चाहे नई कविता की बात करें, हम नई कविता का जनक जो है अज्ञेय को मानते हैं। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं नई कविता के उसमें। तो नई कविता का जनक जो है हम अज्ञेय जी को मानते हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये जो नई कविता आई साहित्य में, वो नई कविता जो है, उस नई कविता के केंद्र में मुक्तिबोध है, अज्ञेय नहीं है। ये किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल? चलो जल्दी बताना बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन उसमें लेकर के भी कराया था बेटा। ये स्टेटमेंट नामवर सिंह जी का है, नोट कर लेना बाबू, कि मतलब नई कविता के केंद्र में नामवर सिंह जी जो हैं ये मुक्तिबोध जी को मानते हैं, ये अज्ञेय जी को नहीं मानते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम नामवर सिंह जी की बात करें बेटा, अगर बाबू हम नामवर सिंह जी की बात करें तो इनके, देखिए इनकी एक रचना छायावाद है जो बहुत ज्यादा पूछी गई है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, एक पतली सी पुस्तक है, ये पुस्तक है मेरे पास, मैंने पढ़ी भी है इसको। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, एक्चुअली अगर आप जैसे इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, थोड़ा ढंग के सीरियस विद्यार्थी हैं, तो आपको इस तरह की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। इसमें छायावाद की प्रवृत्तियां, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है बेटा, आप लोग जानते हैं एक बहुत चर्चित रचना इनकी रही है, हिंदी के विकास में, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ठीक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। कहानी, नई कहानी, ये रचना भी पूछी गई है बाबू। कहानी,
कहानी, नई कहानी, ये रचना भी पूछी गई है बेटा। इसके अलावा आप लोग जानते हैं दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर है, इस पर कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सब जानते हैं ना। दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है। वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद, ये रचना भी बेटा काफी चर्चित रही है। वाद विवाद संवाद, ठीक है। आलोचक के मुख से, आलोचक के मुख से, तो ये जो है हमारी हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं और नामवर सिंह जी की हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कह रहे हैं निराला की साहित्य साधना समकालीन कवि, देखिए कई रचनाएं एक साथ देकर के पूछा इन्होंने। निराला की साहित्य साधना, समकालीन कविता की भूमिका और भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, ये आलोचनात्मक रचनाएं किसकी हैं? भारतीय काव्य शास्त्र एक तो पुस्तक जो है भगीरथ मिश्र की भी है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। चलिए अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर मेरे भाई बहन निराला की साहित्य साधना देख करके रामविलास शर्मा लगा रहे हैं ना। सही भी है भाई, मान लीजिए निराला की साहित्य साधना, सामान्यतः हम लोग यही जानते हैं कि निराला की साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, लेकिन समकालीन कविता की भूमिका और भारतीय काव्य शास्त्रीय तीनों, देखिए मैं आपको बताऊं, आपको इतना थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए बेटा कि रामविलास शर्मा जी ने काव्य शास्त्र पर कोई काम नहीं किया। रामविलास शर्मा जी जो हैं इन्होंने काव्य शास्त्र पर कोई काम नहीं किया। तो ये जो हमारा ग्रंथ है, ये जो हमारा प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा ये है विशंभरनाथ उपाध्याय। हाँ, इन्होंने भी निराला की साहित्य साधना के नाम से लिखा है, बशर्ते ये है कि रामविलास शर्मा जी ने जो लिखा बेटा वो जीवनी लिखा और 3 भागों में लिखा। 2 भागों में निराला जी की जीवनी लिखा, तीसरे भागों में उनके पत्रों का संकलन किया। ये चीज मैंने शुरू में ही बता दी थी आपको, ठीक है। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं ये विशंभरनाथ उपाध्याय जी की रचनाएं हैं। निराला की साहित्य साधना, समकालीन कविता की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, ये जो है विशंभरनाथ उपाध्याय जी की रचनाएं हैं बेटा। और देखो, अगर मैं विशंभरनाथ उपाध्याय जी की बात करूं तो इन्होंने बेटा जो है निराला की साहित्य साधना 1958 में लिखा था। अब सन से भी आप जान सकते हैं। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ये इन्होंने मेरे बच्चे 1958 ईस्वी में लिखा था बाबू। तो ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, एक से अधिक दे देगा तो परेशान कर देगा, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर जानते रहिएगा। इसके अलावा इनकी एक रचना और है बेटा, कबीर दास। कबीर दास भी इनकी एक रचना है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है समकालीन साहित्य की भूमिका, ये दिया ही है। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, ये भी है बेटा। और एक इनकी रचना और है समकालीन मार्क्सवाद, समकालीन मार्क्सवाद, ठीक है बेटा। तो ये विशंभरनाथ उपाध्याय जी की रचनाएं हैं। तो थोड़ा सा इस चीज पर गौर करना आप लोग बेटा, क्योंकि कई बार क्या है कि जैसे मान लीजिए आप बिहार में जा रहे हैं और वहां दे दिया कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं न, अब उसमें दे दिया, मान लीजिए यही विकल्प बना दिया कि भाई विशंभरनाथ उपाध्याय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पुस्तक का हमारा जो उत्तर होगा वो एक से अधिक होगा, क्योंकि विशंभरनाथ उपाध्याय और रामविलास शर्मा, इन दोनों लोगों ने निराला की साहित्य साधना लिखी, ठीक है बेटा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चे। कह रहे हैं सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए,
मतलब सूचियों का मिलान करना है। इंद्रनाथ मदान, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। इधर पुस्तकों में दिया है बेटा तुलसीदास, प्रेमचंद एक विवेचन, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, और उसके बाद जो है हिंदी जाति का साहित्य। चलिए फटाफट बताइएगा। देखिए ये भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका है, भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास नहीं है। पीछे अगर आपने देखा होगा तो यहां बेटा भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा था। तो थोड़ा सा ग्रंथों के इस अंतर को जानते रहिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा ना। चलो फटाफट बताना बेटा। देखिए इंद्रनाथ मदान जी जो हैं, इन्होंने प्रेमचंद जी पर बढ़िया काम किया है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इस समय जो है ये पुस्तक हमारे यहाँ जो है उसमें थी लाइब्रेरी में। तो जब कभी हम लाइब्रेरी जाते थे तो मैंने कई बार यह पुस्तक लेकर के पढ़ी थी कि इंद्रनाथ मदान, प्रेमचंद एक विवेचन, ये पुस्तक मैंने कई बार पढ़ी थी। ठीक है, तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी हम लोगों के एचओडी थे, उन्होंने भी, उनकी भी एक पुस्तक थी प्रेमचंद जी पर, वो भी पुस्तक हमने कई बार पढ़ी थी। मतलब ये जो है ये पुस्तकें संपादित हैं, मतलब कि पूरा एक आदमी का नहीं है, कई लोगों के हैं लेख और अलग अलग सबने एक मिला के संपादन किया है। तो इंद्रनाथ मदान की भी है, प्रेमचंद एक विवेचन, ये भी संपादित पुस्तक है बेटा। ठीक है, तुलसीदास आप सभी लोग जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो चलो हम देख लेते हैं जरा। ए में मान लीजिए हम इसको मान लें 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, तो ए में हमारा 2 हो गया, ए में हो गया 2। देखिए ए में 2 3 जगह, इसको हमने काट दिया। बी में हो गया 1, बी में 1 हमारा केवल एक जगह, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। सी में 3 है, नगेंद्र ने भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका लिखा, रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति का साहित्य लिखा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। साहित्यकार की आस्था बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है बेटा। साहित्यकार की आस्था, इसके रचनाकार कौन हैं? आचार्य नरेंद्र देव, महादेवी वर्मा, यशपाल, गिरजा कुमार माथुर। साहित्यकार की आस्था, चलो बेटा बताना जल्दी से। वैसे ये चर्चित रचना है। चलिए, ये आलोचना के साथ साथ कभी कभी निबंध में भी पूछी जाती है। साहित्यकार की आस्था, बिल्कुल बेटा मैं देख रहा हूं 2 का उत्तर कई बच्चे मेरे दे रहे हैं। ये महादेवी वर्मा जी की रचना है बाबू, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। साहित्यकार की आस्था जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, और यह एक अपने, यह जो है एक निबंध रचना भी है, आलोचना में भी आती है। अगर हम महादेवी वर्मा जी की बात करें बाबू, महादेवी वर्मा, अगर हम महादेवी वर्मा जी की बात करें बेटा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी एक चर्चित रचना रही है श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां, इसके अलावा जो है क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, नोट कर लेना बेटा, जो नई रचनाएं मिले बाबू, जो आपको नहीं पता उसे जरूर नोट करना बेटा। जो है भारतीय संस्कृति के स्वर, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य, विवेचनात्मक गद्य, ये सारी रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा जी की हैं। तो इन्हें भी आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। मीरा का काव्य, करें मीरा का काव्य किसकी आलोचनात्मक रचना है? शिव प्रसाद सिंह, रमेश कुंतल मेघ, राजेंद्र यादव, विश्वनाथ त्रिपाठी। मीरा का काव्य, जल्दी बताना बेटा, चर्चित रचना है
और पूछी भी गई रचना है मीरा का काव्य। देखो बेटा, मैं बता दे रहा हूं, मीरा का काव्य ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है, और ये रचना आपकी जो आई है ये आई है 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में यह रचना आई है बेटा, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है मीरा का काव्य। अच्छा, रमेश कुंतल मेघ, अगर हम इनकी बात करें बेटा ना, तो इनकी एक रचना यूपी में पूछी भी गई है, तुलसी आधुनिक वातायन से। तुलसी आधुनिक वातायन, तुलसी आधुनिक वातायन से, ये रचना जो है रमेश कुंतल मेघ जी की काफी चर्चित रचना रही है बेटा, और ये रचना पूछी भी गई है। ठीक है, चलिए, और देखिए, अगर हम बात करें विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बेटा, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की एक रचना और बहुत चर्चित है जो आपसे पूछी जा सकती है, लोकवादी तुलसीदास। लोकवादी तुलसीदास, ये रचना भी आपसे पूछी जा सकती है बेटा, लोकवादी तुलसीदास। ठीक है, बाकी हिंदी आलोचना, ये तो बहुत चर्चित रचना रही है, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी आलोचना जो है ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बहुत चर्चित रचना रही। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आलोचकों को जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाएं। देखिए, ये इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं भाई आपको पता है कौन किस श्रेणी में क्रम में आता है। रामचंद्र शुक्ल, जैनेन, शांतिप्रिय द्विवेदी, इलाचंद जोशी, नामवर सिंह कह रहे हैं कि आलोचकों को जन्म वर्ष के अनुसार लगाएं। तो देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, अगोना बस्ती में, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद जैनेन्द्र जी जो हैं, इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था, ये भी जानते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी जी जैनेन्द्र से बड़े थे, नहीं एक मिनट, इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी जो हैं ये जैनेन्द्र जी से बड़े थे, इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बेटा, ये जैनेन्द्र जी से बड़े थे। अच्छा चलिए, अगर हम बात करें शांतिप्रिय द्विवेदी जी की, तो ये छोटे थे, इनका जन्म 1 साल ही मात्र छोटे थे, 1906 में हुआ था। और नामवर सिंह को तो आप जानते हैं सबसे बाद में आएंगे ना, इनका जन्म 1926 में हुआ था। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम सामान्यतः एक बात करें तो हम ये दिमाग में लगा सकते हैं बेटा कि हमारा ई सबसे लास्ट में। अच्छा देखो, कितना बढ़िया आंसर भी बनाया है इन्होंने, ई को सब में सबसे लास्ट में किया है, क्योंकि इनको पता है कि एक सामान्य बच्चा भी नॉर्मली ये जान लेगा कि नामवर सिंह सबसे बाद में आते हैं ना, नामवर सिंह सबसे बाद में आते हैं, एक सामान्य बालक भी इस बात को जान लेगा, तो इन्होंने ई को सबसे लास्ट में कर दिया है। ठीक है, ए बी सी डी। अच्छा, अब हमने मिला लिया, तो रामचंद्र शुक्ल, अच्छा देखिए ये भी चालाकी देखिए कि ये पता है कि शुक्ल इनमें सबसे बड़े हैं, तो ए को सबसे शुरू में कर दिया। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको कहीं से गुंजाइश नहीं छोड़ी कि भाई चलो इसमें ये नहीं है, पहले इसे काट दो, इसे काट दो, नहीं छोड़ा। चलो कोई बात नहीं, पर हमने देख लिया। इसके बाद इलाचंद जोशी आएंगे, डी आएगा बेटा, ए के बाद डी आएगा, चौथा ऑप्शन सही है। ए डी बी, बी का मतलब जैनेन्द्र जी है, फिर जो है आपका सी है, फिर ई। ठीक है, तो इसे नोट कर